हेलो एवरीवन, आज डेट है 7 अप्रैल 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो की शुरुआत करेंगे मैप बेस्ड क्वेश्चन से। आज का आपका क्वेश्चन है कि टर्की जो कंट्री है वो किस किस के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करती है। तो सबसे पहले जाकर के आपको मैप देखना है, टर्की जो कंट्री है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो आपको सर्च करनी है और उसके बाद में आपको नीचे कमेंट बॉक्स में उसको राइट डाउन करना है कि टर्की जो कंट्री है वो किस किस देश के साथ में अपनी बॉर्डर को शेयर करती है। अब हम द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आर्टिकल, विजिलेंस ऑफिसर टू बी ट्रांसफर्ड एवरी 3 ईयर्स। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने अपने ऑफिसर्स को लेकर के गाइडलाइंस निकाली हैं और उन्होंने अपनी गाइडलाइंस जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग ऑफ ऑफिशियल्स को लेकर के उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं। उन्होंने ये माना है कि 3 साल से ज़्यादा एक ऑफिसर एक जगह नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 3 साल से ज़्यादा अगर एक ऑफिसर एक जगह रहता है तो उसके ऊपर अननेसेसरी कंप्लेंट्स, एलिगेशंस और इसके अलावा अननेसेसरी इंटरेस्ट उस ऑफिसर के उस एरिया में, उस डिपार्टमेंट में डेवलप होने लग जाते हैं। इसके बाद में उन्होंने बोला अपनी गाइडलाइंस में कि जो ऑफिसर्स हैं उनकी जो जॉब है, उनकी जो ड्यूटी है, उसकी ट्रांसपेरेंसी, ऑब्जेक्टिविटी और यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि CVC के जो ऑफिसर्स हैं उनका ट्रांसफ़र टाइम रहते हुए एक जगह से दूसरी जगह होते रहना चाहिए। तो उन्होंने ये बोला कि जो इस आर्टिकल में आगे ये बोला गया है कि जो भी ऑफिसर्स 5 साल से एक जगह पोस्टेड है, सबसे पहले उनको प्रायोरिटी बेस पे, टॉप प्रायोरिटी बेसिस पे वो लोग आएंगे और उनका जो शिफ्ट है वो सबसे पहले किया जाएगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब ये तो हमने आर्टिकल के बारे में देखा। अब CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में सारे बेसिक फैक्ट्स हम देखते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को 1964 में एक कमेटी गठित हुई थी, के संथानम कमेटी। उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि CVC को एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए और उसी के आधार पर ये जो कमेटी है वो करप्शन का पता लगाने के लिए इस कमेटी को गठित किया गया था और उसी की रिकमेंडेशन के आधार पर 1964 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया। देखो, ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, मतलब किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आती है। डायरेक्ट पार्लियामेंट को अपने जो भी डाटा है, अपनी जो भी पॉलिसी है, अपनी जो भी रिसर्च है वो डायरेक्ट पार्लियामेंट को सौंपती है, पार्लियामेंट के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। अब इसके कंपोजिशन की अगर बात करें तो एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है और 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो सिंगल मेंबर बॉडी या मल्टी मेंबर बॉडी है, तो मल्टी मेंबर कमीशन है ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब 1964 में इसको एस्टेब्लिश किया गया, लेकिन 2003 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में क्रिएट किया गया। मतलब 2003 में पार्लियामेंट के तहत एक CVC एक्ट आया और उसके तहत उसके थ्रू ही इसको स्टैट्यूटरी बॉडी डेवलप किया गया। तो अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बहुत सारे फैक्ट्स देते थे, उसमें एक फैक्ट दे दे CVC के बारे में कि ये स्टार्टिंग से स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो नहीं, 2003 में 1964 में एस्टेब्लिश हो गई और 2003 में स्टैट्यूटरी बॉडी डेवलप हुई थी। अब इसके कंपोजिशन में देख लिया हमने, एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है और इसके अलावा 2 विजिलेंस कमिश्नर। इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट भी एक कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर अपॉइंट करता है। कमेटी में कौन कौन होते हैं? 3 लोग होते हैं। उस कमेटी के हेड होते हैं PM, मतलब प्राइम मिनिस्टर। उसके अलावा जो हमारे होम मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं, और जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, ये तीनों मिलकर के सलाह करते हैं और फिर रिकमेंडेशन देते हैं किसको? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट फिर उन लोगों को अपॉइंट करता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की जो टेन्योर है वो 4 साल या फिर 65 साल, मतलब या तो उनको 4 साल इस पोस्ट पर काम करते हुए हो जाए या फिर उनकी एज को वो गेन कर ले 65 ईयर्स। इनमें से जो भी पहले कंप्लीट होगा उसके आधार पर उनको हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज, रशिया कॉल्स फॉर इंक्लूसिव सॉल्यूशन टू अफगान क्राइसिस। कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखो, अफगानिस्तान में काफ़ी लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट इसलिए चल रहा है कि तालिबान ने वहाँ के ज़्यादातर एरिया को अपने अंडर कवर कर रखा है। उसी को लेकर के US और उसके जो एलीज कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी यहाँ काफ़ी लंबे समय से, लगभग 20 साल से अपनी आर्मी को यहाँ डिप्लॉय कर रखा था। अब
अफगानिस्तान में 1 मई डेडलाइन है कि अब जो यूएस है उसकी सेना को पीछे वहाँ से हटना है। तो यूएस, रशिया और भी रीजनल कंट्रीज ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान में जब भी वहाँ से सारे जो लोग कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं अभी तक वहाँ पर पीस एस्टेब्लिशमेंट को लेकर के, तो वहाँ से जब हम पीछे हटे तो एक प्रॉपर गाइडलाइंस, एक प्रॉपर तरीके से प्रोसीजर बना करके निकले, ताकि जब सब लोग पीछे हट जाए तो अफगानिस्तान अपनी गवर्नमेंट को एक बेहतरीन तरीके से चला पाए। तो इसी को लेकर के रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर लेवरोव वो इंडिया की विजिट पर आए हुए हैं और उन्होंने हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के साथ में डिस्कशन किया और उसके बाद में ये बोला कि अफगानिस्तान का जो सिविल वॉर है उसका सॉल्यूशन ये है कि वहाँ के जो एथनिक और रिलीजियस ग्रुप ऑफ अफगानिस्तान और कोई भी ऐसा ग्रुप है उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, उनके बीच में बैलेंस होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और उसी के थ्रू इसका रास्ता निकल करके आना चाहिए। इंडिया ने भी अपनी बात बोली है कि जो तालिबान है उसको आप ला तो रही हो पीस प्रोसेस के तहत, एक तरीके से गवर्नमेंट में उसका इंक्लूजन कर रहे हो, लेकिन अगर तालिबान के हाथ में सारी पावर आ गई तो जो डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है अफगानिस्तान में वो ढंग से एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी। मिस्टर जयशंकर ने ये बात बोली कि जो पीस प्रोसेस है वो इस तरीके से शुरुआत होनी चाहिए कि उसके जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल हैं, मतलब पीस प्रोसेस के फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स बेस्ड होने चाहिए कि अफगानिस्तान को एज ए इंडिपेंडेंट, सोवरीन, यूनाइटेड एंड डेमोक्रेटिक अफगानिस्तान के रूप में डेवलप करना चाहिए। इस तरीके का ध्यान में लोगों को विजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो सारे देश सिर्फ तालिबान और अफगानिस्तान अपनी प्रॉब्लम को खुद सोल्व करेंगे और वो सिर्फ ऐसे लिपापोती करके वहाँ से बाहर निकल जाए, क्योंकि अगर देखो तालिबान के हाथ में पावर आती है तो वो अभी जब पीस प्रोसेस चल रहा है तभी वो सीज फायर एग्रीमेंट को नहीं मान रहा, बार बार अटैक हुए जा रहे हैं। तो जब वहाँ से सभी लोग पीछे हट जाएंगे तो अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जिसमें अफगानिस्तान कंट्री के ऊपर ज़्यादातर जो रूरल एरियाज है वहाँ पर तालिबान ने अपना अधिकार कर लिया है। अब तालिबान ने अधिकार कर लिया है तो जैसे ही पावर आएगी तो क्या वो अपनी पावर इंक्रीज नहीं करेगा? जो अर्बन एरियाज है वहाँ पर तालिबान अपनी पावर को इंक्रीज नहीं करेगा, बिल्कुल श्योर बात है। तो पहले से ही जो एग्रीमेंट है वो प्रॉपर तरीके से साइन होने चाहिए, ठीक, और तभी इसका देखो प्रॉपर रिजल्ट सामने निकल करके आएगा कि जब सब लोग अच्छे से बाहर निकले तो अफगानिस्तान एज ए इंडिपेंडेंट, सॉवरीन एंड डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में अपनी जो गवर्नमेंट है उसको परस्यू करे, वहाँ के जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, उनके राइट्स के लिए एक बेहतरीन तरीके से काम कर पाएगा जब उसके अंदर खुद के अंदर ही इंटरनल सिक्योरिटी होगी। देखो इस तरीके से आप यहाँ पर इंडिया और रशिया के बीच में रिलेशन किसके लिए, एक अनदर कंट्री में पीस प्रोसेस एस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया की क्या विजन है उसको प्रेफरेंस दी जा रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। इसके अलावा देखो अभी यूएस के जॉन केरी हमारे इंडिया आए हुए हैं, क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज में इंडिया, उनको लगता है कि इंडिया जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहा है और जिस तरीके से इंडिया ने टारगेट लिया है कि 2022 तक हम बहुत बेहतरीन तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी को कंज्यूम करेंगे, तो उनको लगता है कि क्लाइमेट चेंज में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इंडिया। इससे एक बात क्लियर होती है कि इंडिया का जो स्टैंड है वो काफ़ी इंक्रीज होता जा रहा है। मेजर कंट्रीज पूरे वर्ल्ड की इंडिया को एक अच्छा अपने आप में कंपटीटर मानने लग गए हैं और किसी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने के लिए वो इंडिया को अपने साथ में लेकर के चलना चाहते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन के आधार पर अगर हम देखें तो इंडिया की जो पोजीशन है, मतलब जो पहले टॉप 5 से 7 कंट्रीज थी, उनमें इंडिया का जो लेवल है वो इंक्रीज होने लग गया है। बेहतरीन पॉइंट्स के ऊपर इंडिया का विजन जानने लग गए हैं कि इसमें इंडिया क्या सोचता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो इसमें इंडिया क्या सोचता है। तो इंडिया का जो स्टैंड है वो काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज, पीसफुल पोलिंग इन तमिलनाडु, केरला, पुदुचेरी, आसाम एंड बंगाल। हमारे बहुत सारे स्टेट और पुदुचेरी यूटी, इनमें लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुनाव हो रहे हैं, जिसमें तमिलनाडु में सबसे कम लोवेस्ट वोटिंग हुई है 71.79%। तो ये, और सीधी सी बात ये है, ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, पोलिंग के बारे में इस आर्टिकल में बता रखा है और ये बोल रखा है कि
जो चुनाव जहाँ जहाँ हो रहे हैं वहाँ ज़्यादा कोई मेजर कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, सिर्फ हल्के फुल्के किसी कन्फ्लिक्ट की वजह से ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं हुई और पोलिंग जो है वो सही समय पर हुई। सीधे सी बात ये है कि तमिलनाडु में जो पोलिंग परसेंटेज है वो काफ़ी कम हुई है। नेक्स्ट न्यूज, दिल्ली गवर्नमेंट डिक्लेयर्स नाइट कर्फ्यू टिल अप्रैल 30। कोविड-19 के केसेज बढ़ने की वजह से बहुत सारे स्टेट यूटी वो अपने एरिया में कोशिश कर रहे हैं कि कोविड-19 के केसेज ना बढ़े। इसी को लेकर के दिल्ली गवर्नमेंट ने भी डिक्लेयर किया गया है कि 30 अप्रैल तक वो नाइट कर्फ्यू रखेंगे। 10 PM टू 5 AM तक ये कर्फ्यू रहेगा और इमरजेंसी जो सर्विसेज हैं उनको एग्जेम्प्ट किया गया है, मतलब उनको छूट दी गई है कि उनमें कोई रोका टोकी नहीं होगी। नेक्स्ट न्यूज, नो मूव टू वैक्सीनेट ऑल एडल्ट्स नाउ हेल्थ मिनिस्ट्री। हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं राजेश भूषण, उन्होंने एक बात बोली है कि देखो इंडिया में सबसे पहली बार एक दिन में रिकॉर्ड 4.3 मिलियन शॉट्स मतलब वैक्सीनेशन की इतनी डोज दी गई है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि बार बार ये बात बोली जा रही कि सभी लोगों को दे दो वैक्सीनेशन, सभी लोगों को दे दो वैक्सीनेशन। तो इसमें जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने एक इम्पोर्टेंट बात बोली कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो एक साइंटिफिक प्रोटोकॉल के तहत कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि कुछ भी तरीके से वैक्सीनेशन को दे दिया जाए। ये इतनी ज़्यादा जल्दी पॉसिबल नहीं है कि हम वैक्सीनेशन का इतना अचानक रैंप अप कर दें। इसके अलावा उन्होंने बोला कि WHO का जो प्रोटोकॉल है, WHO के प्रोटोकॉल के तहत WHO ने बोल रखा है कि कोई भी जो कंट्री, सभी जो देश अपने यहाँ पर जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम उन्होंने चला रखा है तो सबसे पहले वो एल्डरली को प्रायोरिटाइज करें। जो एल्डर मतलब ज़्यादा एज के जो लोग हैं उनको, हेल्थ केयर वर्कर्स को, उसके अलावा जो कोमोर्बिडिटीज हैं इन सबको शामिल किया जाए। मतलब सीधी सी बात ये है कि वो जो भी हम काम कर रहे हैं वो WHO की गाइडलाइंस के तहत कर रहे हैं और जो लोग ज़्यादा रिस्क में हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। वैक्सीनेशन देना ये काम नहीं है कि कोई भी चीज़ हम मार्केट गए खरीद के ले आए, बैग में रख करके घर पर ले आए। ऐसा नहीं होता है। जब हम किसी को वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत वैक्सीन इम्प्लीमेंट की जाती है तो कम से कम आधा घंटे तक उसके साइड इफ़ेक्ट्स, रिएक्शन, जो भी उसको प्रॉब्लम है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। ऐसे नहीं है कि इंजेक्शन दिया और उसको बाहर निकाल दिया। जो व्यक्ति है जिसको इंजेक्शन वैक्सीनेशन दिया जा रहा है उसमें जो उसकी इंडिविजुअल चॉइस है उसके आधार पर उसको कुछ समय तक वहाँ रखा भी जाता है, उसको ऑब्जर्व भी किया जाता है। उसी के तहत ये जो टाइम है वो ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है और वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसमें थोड़ा स्लो डाउन आ रहा है। लेकिन जो भी काम कर रहे हैं वो साइंटिफिक प्रोसीजर से हम कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि किसी भी तरीके से कुछ भी कर दिया और फिर उसका रिजल्ट जो है वो गलत देखने को मिले। नेक्स्ट न्यूज, जस्टिस रमन्ना विल बी नेक्स्ट CGI। देखो अभी हमारे जो CGI हैं वो शरद ए बोबड़े हैं। अब नेक्स्ट जो CGI हैं 48 नंबर के CGI वो होंगे NV रमन्ना। NV रमन्ना को जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्ट करेंगे, अपॉइंट करेंगे और जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 का क्लोज 2 इसमें जो एक्सरसाइज दी गई है कि प्रेसिडेंट इज प्लेस टू अपॉइंट Judge of the Supreme Court to be the Chief Justice of India with effect from April 24, 2021, the Ministry said in a notification। हमारे नए चीफ जस्टिस NV रमन्ना बनेंगे। यहाँ पर उनके बारे में दे रखा है कि वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और एग्रीकल्चर फार्मर्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन्होंने क्या क्या काम किया CGI बनने से पहले, जैसे उन्होंने तेलुगु न्यूज़पेपर में फर्स्ट जनरेशन लॉयर के रूप में काम किया। इसके अलावा एडिशनल एडवोकेट जनरल फॉर आंध्र प्रदेश के रूप में काम किया। उसके बाद में जब वो स्टेट हाईकोर्ट बेंच में काम करने लगे उससे पहले वो एडिशनल एडवोकेट जनरल के रूप में काम करते थे। फिर वो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में उन्होंने काम किया और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में उनको अपॉइंटमेंट दिया गया। 16 महीने का उनका टेन्योर रहेगा। ठीक है, तो ये CGI के बारे में हमने देखा। देखो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके जो फर्स्ट CGI थे वो थे HJ कानिया। ये नाम हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज एडिटोरियल पेज से है। कोविड-19 के केसेस जो बढ़ रहे हैं उसी को लेकर के आर्टिकल आया है। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि देखो कोविड-19 के जो केसेज हैं वो रेगुलर बढ़ रहे हैं, डेथ रेट है वो भी बढ़ रही है, लेकिन केस फैटेलिटी जो रेट है वो फर्स्ट वेव की तुलना में इस बार जो है वो कम है।
मतलब पिछली बार जो डेथ रेट थी फर्स्ट वेव के समय में उससे कम सामने आई है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से थर्ड हाईएस्ट नंबर डेली डेथ्स इंडिया में देखने को मिली है कोविड-19 की वजह से। 8 मार्च को 97 लोगों की डेथ हुई थी और अब जो 5 अप्रैल है उसको 490 लोगों की डेथ हो गई कोविड-19 की वजह से। अब ब्राज़ील और यूएस के बाद में इंडिया जो है वो थर्ड नंबर पे आया है न्यू डेथ्स में अगर हम देखें तो। यहाँ पर देखो अलग अलग स्टेट के बारे में बताया गया है कि फर्स्ट वेव में वहाँ पर कितना इफेक्ट था, अब सेकेंड वेव में वहाँ पर कितना इफेक्ट है। तो CFR की अगर हम बात करें मतलब केस फैटेलिटी रेट की, तो देखो फर्स्ट वेव के समय में जो डेथ पीक था वो 2.7 था और अब जो है वो 1.8 है। मतलब जो डेथ रेट है वो पहले की तुलना में तो कम है, लेकिन कुछ समय में कंपैरिजन किया जाए तो तीसरे नंबर पर इंडिया में डेथ रेट चल रही है यूएस और ब्राज़ील के बाद में। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, इंडिया एंड यूएस एज अलाई इन फाइटिंग क्लाइमेट चेंज सेज एनवॉय। देखो यूएस के एनवॉय जॉन केरी हमारी इंडिया की विजिट पर है और उन्होंने ये बोला है कि क्लाइमेट चेंज को फाइट करने में इंडिया और यूएस एक बेहतरीन अलाई हो सकते हैं। अभी हमने डिस्कस पहले भी किया है कि इंडिया का जो रोल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता रहा है। बेहतरीन डेमोक्रेसी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इंडिया को एक बेहतरीन अपने कंपटीटर के रूप में अपने बराबर की पोजीशन में रखने लग गए हैं कि इंडिया इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बेहतरीन तरीके से, टैकल करने में बेहतरीन तरीके से काम कर सकता है। यूएस का कमिटमेंट है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस जो एमिशन है वो इससे नीचे होना चाहिए ताकि जो हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इससे ज़्यादा इंक्रीज ना हो, और इंडिया हेल्प करेगा इस एमिशन को कम करने में। देखो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट भी हमने साइन किया था और उसमें यूएस के जो पिछले राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप उन्होंने हाथ पीछे खींच लिए थे। अब जो बाइडेन वो दोबारा से, जब जो बाइडेन नए राष्ट्रपति बने हैं वो दोबारा से मिस्टर ट्रंप जिन जिन पॉइंट से पीछे हाथ उन्होंने खींचे थे वो दोबारा से उन सारे पॉइंट्स के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, जिसमें एक है क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट। इसी के लिए क्योंकि अब देखो कॉपी की मीटिंग होने वाली है और उससे पहले ही जो मिस्टर जो बाइडेन वर्चुअल मीटिंग लेंगे उससे पहले वो चाहते हैं कि जो साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव शामिल हों और उनके साथ बातचीत की जाए ताकि जो एमिशन है उसको कट किया जा सके। और कोविड-19 की वजह से, देखो कोविड-19 की वजह से जो एनवायरनमेंट है, हेल्थ इश्यूज है, डिजीज है, इसके बारे में अवेयरनेस ज़्यादा क्रिएट हुई है। नेक्स्ट न्यूज, talks begin to revive in Iran nuclear deal। कॉन्टेक्स्ट क्या है, 2015 में मिस्टर ओबामा जब राष्ट्रपति थे तब उन्होंने ईरान के साथ में न्यूक्लियर डील साइन की थी जिसको JCPOA एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। JCPOA जिसको वियना अकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है, P5+1 एक संधि हुई थी उसके नाम से भी जाना जाता है। P5+1 क्यों बोलते हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर जिसमें से आते हैं चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस, और प्लस में 1 जर्मनी, इन सब देशों ने मिलकर के ईरान के साथ में न्यूक्लियर डील साइन की। और उस न्यूक्लियर डील में ये साइन हुआ कि ईरान जो है वो कोशिश करेगा कि वहाँ पर जो यूरेनियम के जो भंडार हैं उनको 98% तक कम किया जाए और जो उनके गैस सेंट्रीफ्यूजेज हैं उनको अगले आने वाले 13 सालों में 2/3 तक उनकी संख्या को कम किया जाए। ईरान इस बात पे खुश भी था और ईरान ने बोला था कि ठीक है, जो आगे आने वाले 15 सालों तक ईरान है वो सिर्फ अपने यूरेनियम के 6.37% मतलब इतना ही पाइलअप करेगा। इसके अलावा सेम पीरियड टाइम मतलब 15 साल में ही हैवी वाटर जो फैसिलिटीज हैं उनमें भी ईरान कुछ भी काम नहीं करेगा। मतलब सीधी सी बात यह है कि जो भी न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स हैं उनको कम करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि ये माना जा रहा था कि ईरान अपने अंदर कंट्री के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर रहा है, ये आरोप लगाया गया था। और ये सारी चीज़ें जो एग्रीमेंट साइन हुआ इसका ध्यान रखेगा IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। मतलब वो टाइम पर यहाँ पर के जाकर के जो भी
उनकी पाइलअप हैं, जो भी उनके स्टोर हाउस हैं, वेयर हाउसेज हैं, वहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। IAEA के द्वारा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा वो रेगुलर करेगी कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं वो उनको ढंग से कंटिन्यू कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब ये 2015 में एग्रीमेंट साइन हुआ। 2018 में मिस्टर ट्रंप इस एग्रीमेंट से हाथ पीछे खींच लिए और उन्होंने बोला कि जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वो चाहते थे कि ईरान दोबारा से टेबल पर आए, दोबारा से बातचीत हो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए, क्योंकि मिस्टर ट्रंप को ये लगता था कि जो भी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं वो टाइम के आधार पर, जैसे 13 साल के लिए, 15 साल के लिए, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो ईरान दोबारा से पाइलअप करने लग जाएगा, दोबारा से जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनको बनाने लग जाएगा। तो ये जो टाइम बाउंड के आधार पर जो आपने एग्रीमेंट किया है वो मिस्टर ट्रंप को पसंद नहीं आ रहा था। अब मिस्टर जो बाइडेन नए राष्ट्रपति बने हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि ईरान में जो सत्ता का परिवर्तन हो, जून में वहाँ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे, तो हो सकता है कि जो विरोधी पार्टी है जो ये चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे कट्टर लोग भी हैं ईरान में जो ये बोलते हैं कि यूएस के साथ में हमें कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करना। क्यों कर रहा है ईरान बार बार जा करके, क्यों डिस्कशन किया जा रहा है न्यूक्लियर जो डील है उसके ऊपर, हमें करना ही नहीं है उनके साथ में कोई भी डील साइन। तो हो सकता है कि जून में जब इलेक्शन हो तो उसमें सत्ता परिवर्तन हो जाए, जो एग्रीमेंट है वो कभी साइन ही नहीं हो पाई, ये प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। इसीलिए मिस्टर जो बाइडेन जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने फटाफट इस पॉइंट के ऊपर काम किया है। अब इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है कि किस तरीके से जो ईरान है, वो ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगा रखे हैं यूएस ने, वो किस तरीके से यूएस उन सैंक्शंस को हटाएगा और ईरान के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए थे, ऑब्लिगेशन लगाए गए थे, उसके तरफ ईरान किस तरीके से लौटेगा। मतलब 2015 न्यूक्लियर डील में जो एम थे उनको दोनों देश किस तरीके से अचीव करेंगे, इसके लिए टॉक्स स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट न्यूज, बीजिंग होल्ड्स एयरक्राफ्ट कैरियर ड्रिल्स नियर ताइवान। देखो, जो ये ताइवान को लेकर के देख लीजिए या फिर हांगकांग को लेकर के देख लीजिए, इसके अलावा साउथ चाइना सी में फिलीपींस वाला जो रीजन है, कल भी हमने डिस्कस किया था, विट्सन रीफ, यहाँ पर भी चाइना जो है वो एक तरीके से अपने नेबरिंग कंट्रीज और जो आसपास के जो सी हैं उनमें अपनी डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। सभी पड़ोसी देशों के साथ में जो उसके रिलेशन है वो ज़्यादा सही नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, ये है कि चाइना एक तरीके से जो अपना होल्डिंग है उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, और स्पेशल जब उसको लगता है कि इस एरिया में उसको अपना डोमिनेंस क्रिएट करना है तो उस कंट्री का जो काउंटर, जो उसका विरोधी होगा, उसको अपनी तरफ में मिलाने की कोशिश चाइना करता है। जैसे इंडिया के साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट पाकिस्तान का भी है, और चाइना ने पिछले साल कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से वैसे ही प्रॉब्लम थी, और चाइना ने जो बॉर्डर इशू है उसको क्रिएट किया। बॉर्डर इशू क्रिएट होने से जो हमारा एक तो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से प्रॉब्लम थी, और दूसरा जो बॉर्डर इशू होने की वजह से जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। इसीलिए जो चाइना है वो पाकिस्तान का साथ देता है हर चीज़ में, ताकि इंडिया को हर जगह पर काउंटर किया जा सके। सेम स्ट्रेटजी चाइना हर देश के साथ में, हर अपने पड़ोसी आइलैंड कंट्री के साथ में सेम इसी तरीके की कोशिश करता है, और उनको काउंटर करने की भी कोशिश की जाती है। यहाँ देखिए नेक्स्ट न्यूज, इंडिया ग्रोथ आउटलुक ऑफ 12.5% फेसेस सीवियर रिस्क। यहाँ देखो, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से पिछले साल की अगर हम बात की जाए तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 8% तक कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, मतलब सिकुड़ गई थी। अब नया फाइनेंशियल ईयर आया है और उसमें ये माना जा रहा था कि इंडिया की जो करंट फिशल ईयर में जो ग्रोथ है वो 12.5% हो जाएगी, लेकिन कोविड-19 की जो दोबारा जो लहर देखने को मिल रही है एक तरीके से, उससे प्रॉब्लम दोबारा देखने को ये देखा जा रहा है कि हो सकता है कि जो हमने एक टारगेट फिक्स किया था कि हम इस तरीके से हमारा जो इकोनॉमी स्लो डाउन हुआ था उसको दोबारा से रिकवर करेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम हो सकती है इसको अचीव करने में। ये सब सामने आया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है उसमें ये सब कुछ डिक्लेयर किया गया है। वर्ल्ड बैंक और IMF
की जो वर्चुअल मीटिंग हुई है उसमें रिलीज की गई है ये रिपोर्ट, और उसमें ये चीज़ सामने आई है कि इकोनॉमी जो है वो ना सिर्फ इंडिया की बल्कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी काफ़ी स्लो डाउन हो गई थी, और सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है वो इसमें अनस्किल्ड यंग एंड वीमेन जो लोग हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा था। 2020 की अगर हम बात करें तो कोविड-19 की वजह से जो लोग हैं जिनकी पुअर्टी लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज हो गया है। काफ़ी चीज करने के बाद में 2011 से 2019 के बाद में हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश की और पॉवर्टी एलिवेशन के लिए काफ़ी काम किया था, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो पॉवर्टी लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज हो गया है। मीडियम फैमिली जो आती थी उनकी संख्या घट करके बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग हैं उनकी संख्या काफ़ी इंक्रीज हो गई है। देखो, अगर हम इसकी बात करें कि इंडिया ने क्या क्या कोशिश की है कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी कोशिश की है कि ताकि लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व किया जा सके। जैसे हमारी गवर्नमेंट है उसने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कोविड-19 में जो गरीब हैं उनको फाइट करने के लिए, इस बैटल से लड़ने के लिए हेल्प की गई थी इस योजना के तहत। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत अभियान और सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन, ताकि जो इंपोर्ट है उसके ऊपर डिपेंडेंस इंडिया की कम हो सके और हम खुद का मार्केट, खुद की जो गुड्स हैं क्वालिटी गुड्स उनको बना सके और ग्लोबल मार्केट जो है उसमें अपनी जो उपस्थिति है उसको दर्ज करवा सके। ये जो IMF और वर्ल्ड बैंक, ये वर्ल्ड वॉर के बाद में इन दोनों को एस्टेब्लिश किया गया था ताकि जो भी लोगों का जो स्लो डाउन हुआ है, जो भी लोगों की लाइफ वेस्ट हुई है उनको दोबारा से इंक्रीज करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ये जो IMF है और वर्ल्ड बैंक इनको एस्टेब्लिश किया गया था। 1945 में इनको दोनों को एक साथ में एस्टेब्लिश किया गया और इसीलिए इनको US का जो ब्रेटन वुड्स है वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसी के तहत IMF और वर्ल्ड बैंक को एस्टेब्लिशमेंट करने के दौरान इसीलिए इनको ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है। वॉर की वजह से जो कंट्रीज हैं उनको दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए उनको जो असिस्टेंट दी जानी थी, इसीलिए IMF और वर्ल्ड बैंक को एस्टेब्लिश किया गया था। IMF की अगर दूसरी रिपोर्ट, एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इसके अलावा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है IMF की, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।